नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लखपति दीदी योजना के बारे में दिया है। ये 2 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा स्किल सिखाकर, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद फ्लड फॉरकास्ट यानी कि बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी के लिए एक फ्लड वॉच ऐप विकसित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट से जो विमान उड़ा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो टिटिका का लेक है, इसकी अवस्थिति लोकेशन के बारे में जानेंगे। इसका जल स्तर कम हो रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। और भी जो न्यूज होगी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज लखपति दीदी योजना के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। भारत सरकार लखपति दीदी योजना शुरू कर रही है, जिसका लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को, जिसका लक्ष्य क्या है, 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम यानी कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसे स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। योजना के बारे में अगर और कुछ बात करें तो लखपति दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाने की पहल शुरू की गई है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है कि जो एसएचजी है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? यह होता है कि जैसे कि महिलाओं का एक संगठन ही होता है। अगर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो उसमें महिलाओं का एक संगठन होता है जो एक तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध रखती है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से, जो अपने सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का हेल्प करती है। तो इसी के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का उपयोग करके 2 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो लखपति दीदी योजना है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना और कार्यबल और आर्थिक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण इन्हें प्रदान किया जाएगा। सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम किया जाएगा। उन्हें सालाना रूप से 1 लाख रुपए कमाने के लिए इन्हें सक्षम बनाना इसमें तय किया गया है लखपति दीदी योजना में। कवर किए गए कौशल, किस स्किल को इन्हें सिखाया जाएगा उसके बारे में। प्लम्बरिंग मतलब जो लकड़ी का काम होता है, ये जो मतलब जो स्किल होता है प्लम्बरिंग का काम, जैसे कोई दरवाजा, तार वगैरह इलेक्ट्रिक काम होता है वो सिखाया जाएगा। प्लस एलईडी बल्ब बनाना सिखाया जाएगा इन्हें। ड्रोन्स का संचालन करना और मरम्मत करना सिखाया जाएगा। ये सब सारा काम इन्हें सिखाया जाएगा। इसे सीखने के बाद लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख रुपए तक कमाने में इन्हें कम से कम सालाना एक महिला 1 लाख रुपए तक कमा सके। तो लखपति योजना के माध्यम से इसे स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है। आगे बढ़ेंगे। एक महिला है जिनका नाम है मिशाला जोसेफ। ये चर्चा में क्यों है इनके बारे में जानेंगे। केरल के अल्पुझा के मरारीकुलम की एक युवा महिला है। इनका लक्ष्य यह है कि 7 महाद्वीपों के जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है उनको फतह करना इनका लक्ष्य है। उनको फतह करना, उन पर चढ़ाई करके एक लक्ष्य मिशन हासिल करना इनका लक्ष्य है। मिसाला जोसेफ की युवा महिला हैं। ये 21 महीने से अपने कार्यरत हैं। इस चढ़ाई पर 21 महीने से कार्य करी। उन्होंने 3 पहाड़ों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है, जिस पहाड़ों का नाम है किलिमंजारो है, दमावंद है और एल्ब्रस है। इसके लोकेशन की बात करें तो आइए मैप में इसके लोकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका उसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है। प्लस उसके बाद जो माउंट एल्ब्रस है, यह है रसिया और जो जॉर्जिया है इसके बॉर्डर पर स्थित है माउंट एल्ब्रस। इस पर भी उन्होंने चढ़ाई कर ली है। अगर लोकेशन में एकदम एग्जैक्ट बात की तो रसिया में है, इसका जो कुछ हिस्सा है जॉर्जिया में भी फैला हुआ है। और माउंट जो दमानंद है इसकी बात करें तो ये ईरान में अवस्थित है। इसका लोकेशन कहाँ है? ईरान में अवस्थित है। ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत है। 7 ज्वालामुखी 7 महाद्वीपों पर इन्होंने तय की है। और भी जो 4 ज्वालामुखी के नाम है उसके बारे में जान लेते हैं, जहाँ चढ़ना उन्हें बाकी है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है एक, जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडोस। ये ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना के चिली सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडोस। मैक्सिको में पिको डी ओरिजाबा है ज्वालामुखी पर्वत। इस पर भी वो चढ़ाई करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में है माउंट गिलुवेस, इस पर भी उन्हें चढ़ाई करना बाकी। 3 हो गए। एक और है अंटार्कटिका में, जिसका नाम है माउंट सिडलिस।
इस लोकेशन को याद रखिएगा, सात सात जिस 7 लोकेशन पर चल रही है उस किस देश में अवस्थित है, ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था मिसाला जोसेफ के बारे में, इन्होंने चढ़ाई शुरू की है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पीबोट, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। पीबोट्स कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज यानी कैसेट्स की एक टीम ने पीबोट्स नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है। ये देखिए, पीबोट्स नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित किया है। इसका काम क्या है, ये विकसित, इसकी खासियत क्या है, खासियत यह है कि ये विमान उड़ाने में सक्षम है, ये विमान उड़ाने में सक्षम है। पीबोट दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट्स है। ध्यान रखिएगा, जो पीबोट्स है दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट्स है। जो यह अशांति का क्षेत्र है या युद्ध क्षेत्र है उसमें भी यह एआई का इस्तेमाल करके, एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। ये चैट जीपीटी है उस भाषा का इस्तेमाल करके ये रोबोट काम करता है। यह हवाई यातायात नियंत्रकों या मनुष्य के साथ संवाद करना है, इन सब सारे चीज़ों में यह रोबोट सक्षम होगा। पिबोट का नवाचार एक इंसान की तरह किया गया है कि एक इंसान की तरह विमान चलाने में सक्षम होगा और विमानन प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव भी आ जाएगा यदि यह सफल हो जाता है आसानी से। तो ध्यान रखिएगा, ये कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक टीम ने विकसित किया है कोरिया में। आगे बढ़ेंगे, आगे हैं मदन लाल ढींगरा। ये चर्चा में क्यों है इनके बारे में जानेंगे। आज़ादी के क्रांतिकारी हैं मदन लाल ढींगरा, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें 24 साल की उम्र में ही ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम है कर्जन वायली। इनकी हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनकी 114वीं पुण्य तिथि पर अमृतसर में एक विशाल स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है। लोकेशन याद रखिएगा, कहाँ स्मारक स्थापित किया जा रहा है, अमृतसर पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। ब्रिटिश समर्थक विचारों वाले परिवार में जन्म तो इनका हुआ था, उसके बावजूद ढींगरा की लाहौर और लंदन में राष्ट्रवादी भावनाओं के संपर्क में आने से उनकी देशभक्ति प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हो गए मदन लाल ढींगरा। लंदन में वह विनायक दामोदर सावरकर का जो अभिनव भारत मंडल थे उसमें शामिल हो गए, अभिनव भारत मंडल में ये शामिल हो गए। और उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रवादियों के केंद्र है इंडिया हाउस, उसके चर्चा में भी भाग लिए थे। इंडिया हाउस की चर्चा में भी इन्होंने भाग लिया था। 1 जुलाई 1909 में ढींगरा एक कार्यक्रम के दौरान वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने मुकदमे के दौरान ढींगरा ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में अपने कार्य को उचित बताया था। इसके लिए उन्हें दोषी भी पाया गया और 17 अगस्त 1909 को लंदन में इन्हें फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो इनके अवशेष था, ये जो बचा खुचा उनका अवशेष था, जब भारत आज़ाद हुआ था 1976 में, ये भारत इसे वापस लाया गया और लाने के बाद उनके बलिदान और सम्मान में अमृतसर के जो गोलबाग इलाका है उसमें उनका स्मारक बनाया गया है। अमृतसर के गोलबाग इलाके में उनका स्मारक बनाया गया है मदन लाल ढींगरा का। इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लड वॉच ऐप के बारे में दिया है, जानेंगे इसके बारे में। भारत का जो केंद्रीय जल आयोग है, जल मंत्रालय के अंतर्गत है, ये फ्लड वॉच ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका काम है कि एक दिन पहले अगर कोई भी बाढ़ या फ्लड आने वाली है तो उसे एक दिन पहले उसके पूर्वानुमान लगाने का ये काम करेगा। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के मैप स्टेशन हैं वहाँ पर इसके जो जोखिम है उसके बारे में बताएगा कि कितना जोखिम है बाढ़ का। प्लस उसके बाद लगातार 7 दिन तक ये एडवाइजरी यानी सलाह भी प्रदान करता रहेगा कि आपको किस प्रकार की सिचुएशन को डील करना है। ये 24 घंटे तक काम करता है राज्यवार। प्लस उसके बाद इसमें रंग का कोड भी किया गया है, वृत्त के आकार का कोड भी दिया रहेगा कि मतलब किस क्षेत्र में किस प्रकार का है। यदि सामान्य के लिए है तो ये हरा कोड दिखाई देगा। प्लस उसके बाद सामान्य से ऊपर अगर खतरा है तो येलो यानी पीला कोड दिखाएगा और गंभीर खतरा है तो नारंगी कोड दिखाएगा। अगर चरम स्थिति हो गई तो रेड कोड दिखाएगा कि जो बाढ़ है अपने चरम सिचुएशन पर है तो ये कोड दिखाएगा। आइए इस ऐप को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐप है, ये सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखा रहा है। इसका काम यही है कि जो फ्लड फॉरकास्ट है उसको 24 घंटे तक ये मैप में दिखाएगा, मतलब जो बाढ़ की भविष्यवाणी है। 7 दिन तक एडवाइजरी यानी सलाह देता रहेगा बाढ़ की सिचुएशन। इसे स्टेट वाइज या बेसिन वाइज
फारकास्ट यानी कि पूर्वानुमान 24 घंटे तो बताएगा किस राज्य या किस बेसिन में कितना ज़्यादा जल स्तर का उतार या चढ़ाव है। टाउन्स या सिटीज़ के बारे में भी जो स्तर है बाढ़ का उसके बारे में भी बताएगा। यहाँ पर देखिए वार्निंग सिस्टम दिया है, अगर सामान्य है तो आप ग्रीन सिग्नल देगा, यहाँ पर देखिए सामान्य से ऊपर है तो इसे वार्निंग देगा तो येलो कलर्स का होगा। फिर उसके बाद अगर डेंजर कंडीशन है बाढ़ का तो वो जो नारंगी कलर है उसका संकेत देगा। प्लस उसके बाद अगर और भी ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आ गई है तो उसे रेड कलर से इस अथवा दिखाएगा। तो इस सिचुएशन देख लीजिए, ये जो मैप है उसका। नेक्स्ट है मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में दिया है। मीनामाटा अपना जो 6वां वर्षगांठ है, कन्वेंशन का अपनी जो 6वीं वर्षगांठ है, लागू होने के बाद 6वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए चर्चा में आ गया है। महत्वपूर्ण एक वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य यही है लोगों को और पर्यावरण को दोनों को जो पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, एच जी पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, उससे इन्हें बचाना है। उससे इसका बचाने का काम करने के लिए इसे कन्वेंशन को डेवलप किया गया है। पारा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है जो हवा, पानी और मिट्टी तीनों जगह मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, हवा, पानी, मिट्टी तीनों जगह पर पारा मिल सकता है। इसका ये नुकसान कैसे कर देगा, ये तंत्रिका तंत्र या थायराइड्स हो गए, ये किडनी हो गए, या फेफड़ा हो गए, या इम्यूनो सिस्टम हो गया, या आंखों में जलन की हो गया, या मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव छोड़ता है पारा। इतना डेंजरस होता है पारा, ध्यान रखिएगा। मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में अगर बात करें तो मीनामाटा पर पारा पर एक पारा यानी एच जो पारा है उस पर ही मीनामाटा कन्वेंशन किया गया था ताकि पर्यावरण और लोगों, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा के जो दुष्प्रभाव है उससे बचाने के लिए एक कन्वेंशन किया गया था। इसे 2013 में जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहीं पर एक अंतर सरकारी वार्ता समिति ने अपने 5वें सत्र के दौरान अपना सहमति व्यक्त किया था कि जो मीनामाटा कन्वेंशन है इसे लागू किया जाए। तो उसके बाद 2017 में मीनामाटा कन्वेंशन लागू कर दिया गया है। लागू करने के बाद यही काम है इस कन्वेंशन का ध्यान रखना कि जो अंतरिम रूप से भंडारण किया जाता है मरकरी यानी पारा का, और उसका जो अपशिष्ट होता है उसका निपटान अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस वह कितना दूषित स्थलों को दूषित कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए इस कन्वेंशन को डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, जिनेवा में किया गया था, स्विट्जरलैंड में स्थित है, 2017 में इसे लागू किया गया। भारत ने भी इस कन्वेंशन को अनुमोदन यानी रेटिफिकेशन कर दिया है। तो मीनामाटा, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ देगा मीनामाटा कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ये मरकरी को जो विषाक्तता है उससे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, INS विंध्यगिरि है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A, भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 70A है उसके तहत इसको जो INS विंध्यगिरि है डेवलप किया जा रहा है। ये 6ठे जहाज विंध्यगिरि के लॉन्च समारोह में भाग लिए। ये इसका 6वां जहाज है, इसके पहले 5 और भी लॉन्च हो चुकी है। उस पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए उसकी प्रगति, घरेलू जहाज निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान दे रहा है, ये जो डेवलप किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो एक फैक्ट तो यहाँ याद करना है कि इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे डेवलप कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया है। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 70A के तहत, भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 70A है उसके तहत इसे विकसित किया जा रहा है। अगर इसकी खासियत की बात करें प्रोजेक्ट 70A की, तो अत्याधुनिक तकनीकी और स्वदेशी नवाचार को प्रदर्शित करते हैं, आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको भी दर्शाता है। ये जो प्रोजेक्ट 70A है उसके तहत जो डेवलप किया जा रहा है। ये सुरक्षा अगर कारणों से देखा जाए तो राष्ट्रपति ने कहा कि ये हिंद महासागर क्षेत्र हो, चाहे व्यापक इंडो पैसिफिक रीजन हो, उसमें जितनी भी चुनौतियां मिल रही है उसको सामना करने के लिए, नेवी को सशक्त बनाने के लिए ये जहाज काफ़ी कारगर साबित होगी जो INS विंध्यगिरि है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, टीटीकाका झील के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये पेरू है, ये है बोलिविया, दोनों जगहों पर फैला हुआ है। ये वाइट कलर का देख रहा है ना, ये टीटीकाका झील ही है, दोनों देशों के बॉर्डर्स को लेकर ये फैला हुआ है। प्लस उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका है, इसका जो है एंडीज पर्वत का रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। तो पहले तो ये हो गया।
ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। चर्चा में इसलिए है ताकि यह अभी ऐतिहासिक रूप से ये निम्न जल स्तर का सामना कर रहा है, निम्न जल स्तर का, यानी कि इसमें जो पानी है अभी तक का सबसे कम है, पानी का स्तर है। धीरे धीरे इसके जो तट है समाप्त होते जा रहे हैं, जो झील है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। इसका रीजन बताया जा रहा है कि इस कारण से जो लेक टिटिकाका है वो सिंक्रोनाइज होना शुरू कर दी है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन झीलों में से एक है, जो टिटिकाका लेक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसका पानी प्रसिद्ध रूप से शांत रहता है, चमकीला रहता है और परावर्तक का काम करता है। परावर्तक का काम मतलब कि रोशनी को रिफ्लेक्ट भी करता है। इसके चारों तरफ टिटिकाका नेशनल रिजर्व है, इसके चारों तरफ जो टिटिकाका नेशनल रिजर्व स्थित है। प्लस उसके बाद जो विशाल यह जो रिजर्व है ये विशाल मेढक की जो प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको आश्रय स्थल प्रदान करता है। तो लोकेशन याद रखिएगा, टिटिकाका झील के बारे में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ पसंद आते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।